जाविया नाश्ता बनाकर रूम में असवा के पास लेकर आया और बोला, जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। असवा ने घुटनों पर रखा अपना सर उठाया और बोली, मैं स्कूल नहीं जा रही। क्या हो गया असवा, स्कूल क्यों नहीं जा रही? किसी ने कुछ कहा है क्या? जाविया ने तशवीश से पूछा। नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। मैं नहीं जा रही कहीं भी, मैं आज घर पर ही रहूंगी। असवा बेचैनी से बोली, चेहरा उतरा हुआ था। असवा, परेशान मत करो, बताओ क्या हो रहा है तुम्हें? कहीं दर्द हो रहा है क्या? जाविया ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है मुझे। चलो जल्दी से नाश्ता करो, मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। असवा बेड से उठकर मुंह हाथ धोने गई तो जाविया को बेड पर सुर्ख धब्बे नजर आए। वो असवा का मसला समझ गया। इस वजह जब मुंह हाथ धोकर आई तो जाविया ने उसे कहा, तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं, हर औरत को होते हैं, तुम्हें पैड इस्तेमाल करने चाहिए। उसकी बात समझकर असवा ने शर्म से सर हिला दिया। धूल उड़ाती 4 गाड़ियां एक झटके से जरगे के चटेल मैदान में आकर रुक गई थी। सब गाँव वाले चौंक गए थे। उन्हें बेताबी से गाँव के इस फैसले का इंतजार था जिसने पिछले हफ्ते गांव में खौफ और हरास फैला दिया था। सरदार हकनवाज के मंझले बेटे का कत्ल हो गया था और वो बदला लेने के लिए बेताब थे। गाड़ियों के दरवाजे खुले तो सरदार हकनवाज अपने दोनों बेटों के हमरा एक करफर से चलते हुए वहां मौजूद दरख्त के साए में रखी कुर्सियों पर बैठ गए थे। तमाम लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दाब ली। जरगे के सबसे उम्र रसीदा बुजुर्ग अपनी जगह से खड़े हुए। उनका तजुर्बा काफी ज्यादा था। उन्होंने इशारे से जरगे की कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म दिया तो सरदार हकनवाज अपनी जगह खड़े हो गए और मुखालिफ सिमत में मौजूद सरदार शेख खान की तरफ खूखान निगाहों से देखा। तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को जान से मार दिया था, अब अपने बेटे को हमारे सामने पेश करो। हम खून का बदला खून से ही चाहते हैं। शेर खान का पूरा वजूद लरज उठा। उसने अफसोस से नफी में सर हिलाया और अपनी लंबी घनी मूछ को ताव देते हुए आगे बढ़कर सरदार हकनवाज की आंखों में आंखें डाल दी थी। मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। सरदार हकनवाज ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया तो दोनों तरफ से उनके मुसल्ला गार्ड्स ने एक दूसरे पर बंदूकें तान ली थी। तभी जरगे के बुजुर्ग अपनी जगह से खड़े हुए और उनके दरमियान जाकर उनके दरमियान बचाव करवाया था। ये जरगा इसलिए नहीं बुलाया गया कि अपनी दुश्मनियों को इस तरह आपस में सरेआम जाहिर किया जाए। ये सुनते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और दोबारा अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। जरगे के मुताबिक सारे सबूत सरदार शेर खान तुम्हारे बेटे के खिलाफ जाते हैं। हमारे पास 2 गवाह भी हैं और उनकी गवाही के मुताबिक तुम्हारा बेटा ही कातिल है। शेर खान ने खाली खाली निगाहों से अपने बराबर में अपने 20 साला बेटे को देखा जो सरदार हक नवाज के मंझले बेटे का पक्का दोस्त था और वो दोनों एक साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। लेकिन वापसी पर न जाने क्या हुआ कि शेर खान का बेटा तो सलामत घर आ गया लेकिन सरदार हक नवाज का बेटा वापस ना सका। उसकी लाश तक ना मिली थी और फिर सूंघने वाले कुत्तों के जरिए लाश ढूंढकर बरामद की गई और खून के नमूने लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजे गए तो वाज़े तौर पर यह बात साबित हो चुकी थी कि शेर खान के बेटे ने उसे मारकर कत्ल करके दफना दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों दोस्त थे। तुम बताओ ना बेटा, वो तुम्हारा दोस्त था, तुम उसे कत्ल नहीं कर सकते। ये किसी की साजिश है। चिल खान चिल्लाए तो उनके बराबर में खड़े उनके 20 साल के बेटे समीर खान ने अपनी निगाहें झुका ली थी। मुझसे गलती से कत्ल हुआ था, मैं चाहता नहीं था लेकिन हो गया और ये बात सच है। ये सुनकर सबको सांप सूंघ गया। सरदार हकनवाज ने फौरन से अपनी बंदूक उठाई और शेर खान के बेटे समीर खान का निशाना लिया था। खबरदार, खबरदार, मेरे बेटे को आंच तक नहीं आनी चाहिए। उसने एतराफ किया है ना, गलती हो गई है। शेर खान का बस नहीं चल रहा था कि वो हकनवाज को वहां से गायब कर दे। खून का बदला खून है और कत्ल का बदला कत्ल। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने है। इसके बावजूद अपने बेटे को बचा रहे हो। हकनवाज की आंखों में खून उतरा हुआ था। उनके दाएं और बाएं जाने बैठे उनके दोनों बेटे भी उनकी हिमायत में सर हिलाए हुए सरदार शेर खान को खूंखार निगाहों से घूर रहे थे। ये फैसला आज हो जाना चाहिए और आज ही होगा। हमें खून का बदला खून से ही चाहिए, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हकनवाज के बड़े बेटे अजीज नवाज ने भी अपने वालिद साहब की तायद की। वो गांव की आधी जमीनों के मालिक थे और आधी जमीन शेर खान के पास थी। ये दोनों खानदान एक दूसरे के साथ इंतहाई प्यार मोहब्बत से रहते और इनमें कोई दुश्मनी ना थी। लेकिन आज एक दूसरे के साथ दस्ते गिरेबान होते, एक दूसरे पर कत्ल का इल्जाम लगाते, आमने सामने खड़े खून के प्यासे नजर आ रहे थे। हकनवाज साहब, ये फैसला जरगे को करने दीजिए। और जरगे ने तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए शेर खान के बेटे की जवानी को देखते हुए ये फैसला किया है कि शेर खान की 6 साला बच्ची को अपने भाई को बचाने के लिए वनी कर दिया जाएगा। ये सुनकर हकनवाज के होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई थी और शेर खान की हालत तो ऐसी थी जैसे कांटों तो बदन में लहू नहीं। सबकी नजरें अपने भाई के पास खड़ी उस 6 साला बच्ची पर पड़ी जो अपने भाई के इस मुश्किल वक्त में हाथ थामे उसे हौसला दे रही थी और उसे खुद नहीं पता था कि वो कुर्बानी का बकरा बनने जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो सिर्फ 6 साल की है, वो वनी कैसे हो सकती है? शेर खान चिल्लाया। ये सुनकर जरगे के बुजुर्गों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो ठीक है, फिर अपने बेटे या बेटी दोनों में से किसी एक को चुन लो। बेटे को बचाना चाहते हो तो बेटी को कुर्बान करो और अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो बेटे को कत्ल के बदले कत्ल होने दो। ये सुनकर शेर खान का पूरा वजूद कपकपाने लगा था। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और सरदार हक नवाज यही तो चाहते थे कि उसकी आंखों में शिकस्त खुर्दगी को देख सकें और वो इसमें कामयाब हो गए थे। सरदार हक
नवाज के तीसरे बेटे ने अफसोस से ये सब कुछ सुना था। बाबा माफ कर दें, भाई तो चला गया, वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत है। उसने आगे बढ़कर सरदार हक नवाज के कान में कहा तो उन्होंने उसे ऐसी निगाहों से देखा जिसे जमीन में गाड़ने के लिए काफी थी। तुम्हारा तो खून ही सफेद हो गया है जावियार नवाज, अगर तुम्हें जरा बराबर भी अपने भाई से हमदर्दी होती, मोहब्बत होती तो ये मामला जरगे में आने से पहले ही खत्म कर देते और शेर खान के बेटे को ठिकाने लगा देते। ये सुनकर जावियार एकदम चुप सा हो गया और सामने की तरफ देखने लगा। बताओ शेर खान, क्या तुम्हें ये फैसला कबूल है? जरगे के तमाम बुजुर्गों ने शेर खान पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने फटी फटी निगाहों से अपनी 6 साल की बेटी को देखा जो नासमझी से उनकी गुफ्तगू तो सुन रही थी और समझने की कोशिश करने में इंतहाई परेशान दिखाई देने लगी। भाई, ये सब कह रहे हैं। समीर खान ने अपनी छोटी मासूम बहन से ये सुना तो उसका दिल कई टुकड़ों में बट गया, लेकिन उसने अपने बाबा को उम्मीद भरी निगाहों से देखा। बाबा, आपका क्या फैसला है? तभी वो अपनी जगह से उठे, अपने हाथ झाड़े और आगे बढ़कर अपनी देही रानी के सर पर शफकत से हाथ रख दिया। जब तक बेटियां हैं तब तक तुम लोगों की जानें बचती रहेंगी। ये कहकर उन्होंने 6 साल बच्ची का हाथ थामा जिसका नाम अस्वा था, जो उनकी इकलौती बेटी थी। बाबा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अस्वा की बात सुनकर शेर खान का दिल फटने के करीब हो गया। बेटा, तुम्हें अभी इन अंकल के साथ रहना है, ये बहुत अच्छे हैं, तुम्हें खुश रखेंगे। आखिरी बात कहते हुए शेर खान का लहजा लरज सा गया था और उसने आगे बढ़कर अपनी बेटी का हाथ वहां खड़े बुजुर्ग के हाथ में दे दिया। सरदार हक नवाज, क्या आपको अपने बेटे के कत्ल के जुर्म में शेर खान की बेटी वनी में कबूल है? सरदार हक नवाज ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा तो अजीज नवाज ने हाँ में सर हिलाया था और जाविया नवाज अपनी जगह उछल ही पड़ा। बाबा, ये जुल्म है, वो सिर्फ 6 साल की है, वो बच्ची है, आप भला उसका निकाह किससे करेंगे? किस अनहोनी के एहसास के तहत वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और दबंग गुस्से से अपने वालिद साहब से पूछने लगा। हक नवाज की आंखें जब जावियार नवाज की आंखों से मिली तो वो रुख फेर गया था। जावियार को चुप कराने के लिए उनकी आंखें ही काफी थी। मुझे ये फैसला कबूल है। सरदार हक नवाज ने अपनी दाढ़ी को खुजते हुए सामने खड़े शेर खान की तरफ देखा जो दुख से दोहरा हो रहा था, लेकिन बहरहाल बेटे और बेटी में से बेटे को चुनकर बेटी की कुर्बानी के लिए तैयार हो गया था। निकाह खान को बुलाया जाए। हक नवाज की आवाज सुनकर जाविया नवाज के पांव तले से जमीन निकल गई। बाबा, बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? वो बच्ची है, उसका निकाह कैसे हो सकता है? अभी वो बालिग, इससे पहले वो कुछ कहता हक नवाज की बजाय अजीज नवाज ने आगे बढ़कर उसे खामोश रहने का इशारा किया। बाबा का हुक्म तुम्हारे सर आंखों पर होना चाहिए, तुम उनके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते हो? 18 से 20 बरस का वो नौजवान जिसे गांव की रवायात से सख्त चिढ़ थी और उन रवायात से साफ नफरत थी, वो अब उसी रवायत का हिस्सा बनने जा रहा था। क्या ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। गांव के तमाम लोगों ने अपनी नम आंखों के साथ ये मंजर देखा था। उस वक्त तो वो अपने साथ लाई हुई गुड़िया से खेलने में मशगूल थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का फैसला लिया गया है, वो उसकी जिंदगी की काया पलट रही है। शेर खान, तुम जा सकते हो, वो बाद में आ जाएंगे। शेर खान की आंखों के आगे धुंधलाहट सी आने लगी। उसने एक आखिरी नज़र अपनी जान से प्यारी बेटी अस्वा की तरफ देखा था और फिर तेजी से अपनी गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाते हुए वहां से वापस लौट गया। अस्वा, जो अपनी गुड़िया से खेलने में मशगूल अपने बाप की गाड़ी को वहां से जाते देखा तो एकदम से कुर्सी से उठी और भागने लगी। यहाँ तक कि वो वहां खड़ी मुलाजमा ने उसे चादर से पकड़कर दोबारा खींचा तो वो जमीन पर गिर पड़ी, बुरी तरह रोने लगी। उसका घुटना छिल गया था। जावियार शाह फौरन से आगे बढ़ा और उसे कंधों से थामकर कुर्सी पर बिठाया, उसके कपड़े झाड़े, सर पर से सरकती हुई चादर उसके सर पर जमाई। रोती नहीं है गुड़िया, तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे और ये झूठ बोलते हैं। जावियार शाह को अच्छी तरह अंदाजा था कि वो बहल जाएगी। वो छोटी गुड़िया ही तो थी जो बहलाने से बहल जाती। सरदार हक नवाज ने ये मंजर देखा और मुस्कुरा दिए। मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए। फिर उन्होंने इशारे से अपने बेटे जावियार नवाज को अपने पास बुलाया। तुम्हारा निकाह इस 6 साल की बच्ची से कर रहा हूँ। खबर थी या बम जो जावियार शाह के वजूद के परखच्चे उड़ाकर रख गया था। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाज़ा भी है मैं 20 साल का हूँ और वो 6 साल की है, कितना ज़्यादा फ़र्क है हम में। खुदा का वास्ता है, ऐसा मत करें, वो छोटी बच्ची है, वो कहाँ इन जिम्मेदारियों को संभाल सकेगी। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी दुनिया ही बदल गई है। उसे ना जाने क्यों उस 6 साल की बच्ची पर बहुत रहम आ रहा था और गांव की रिवायत से वो इसीलिए नफरत करता था। बस मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इस बच्ची को वापस भेजकर शेर खान को ये पैगाम नहीं देना चाहता कि मैं कमज़ोर हूँ, समझे तुम? अगर तुमने इससे शादी ना की तो मैं तुम्हारा वीज़ा फाड़ दूंगा, तुम्हारा पासपोर्ट जला दूंगा। जावियार नवाज ने खाली खाली निगाहों से उन्हें देखा। आप मेरे ख्वाबों की कीमत के बदले में मुझसे ये निकाह कराना चाहते हैं? वो बोला तो उसे लगा उसकी आवाज़ किसी खाई से आ रही है। बिल्कुल दुरुस्त समझा तुमने, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। उसे अपनी दुल्हन बना लो। लोगों की बातों की मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तो बस अपने बेटे शहरयार नवाज का वो चेहरा याद है।
वो हंसता खेलता चेहरा जिसके उसके भाई ने मिट्टी में मिला दिया था। जाविया नवाज एकदम से चुप होकर रह गया और फिर हक नवाज के इशारे पर चलता हुआ मौलवी साहब के सामने बैठा। वो 6 साला गुड़िया अस्वा अब तक अपने हाथ में पकड़ी कपड़े की गुड़िया से खेल रही थी। अंकल, बाबा कब आएंगे? उसने जावियार शाह से पूछा तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया। बात सुनो गुड़िया। वो उसके पास आया। ये अंकल तुमसे जो भी कहना है तुम्हें 3 बार कबूल है कहना है। ये कहते उसके होंठ कई बार लर्जे थे और कई बार उसका दिल कांपा था। ठीक है, वो मुस्कुराते हुए मौलवी साहब की तरफ देखने लगी। अस्वा, शेर खान वो शेर खान, क्या आपको जावियार नवाज वल्द नवाज के साथ ये रिश्ता कबूल है? उसने जावियार की तरफ मदद तलब निगाहों से देखा तो जावियार ने ज़ेरे लब कबूल है दोहराया था। कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसने एक साथ कहा और फिर वहां से उठकर तालियां बजाते हुए गोल गोल घूमने लगी। जावियार ने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली थीं। उसकी जिंदगी बदल गई थी और वो इस बात से नावाकिफ थी। तभी मौलवी साहब ने जावियार नवाज की तरफ देखा था। जावियार ने भी उसे कबूल है कहकर अपने निकाह में ले लिया और फिर एक झटके से वहां से उठकर गाड़ी की तरफ आया। दरवाज़ा खोलकर उसने पीछे मुड़कर देखना भी मुनासिब न समझा और तेजी से गाड़ी भगाकर ले गया। पीछे अस्वा के साथ क्या होना था उसे कोई सरोकार न था। उसके बाबा ने तो उसे जीते जी मार दिया। अपने से कई साल छोटी लड़की से निकाह करने के बाद उसे लग रहा था कि वो इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाहगार है। गाड़ी सड़कों पर बेमकसद दौड़ रही थी और उसका जहन जैसे मफलूज सा हो चुका था। दूसरी तरफ सरदार हक नवाज धीरे धीरे चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर हवेली रवाना हो गए और अस्वा को मुलाजिमा के हवाले किया। इसे हवेली तक पैदल ले आओ, ये गाड़ी में बैठने की मुस्तहिक नहीं है। उसने नफरत से कहा। ये सुनकर मुलाजिमा को 6 साला बच्ची पर रहम सा आ गया। फिर कड़ी धूप में उसका हाथ थामे उसे पैदल घसीटते हुए जरगे के मैदान से कई किलोमीटर दूर हवेली में ले आई। शाम के 6 बज रहे थे। घर के अंदर दाखिल होने ही लगी कि बी जान की आवाज़ ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे। कातिल की बहन को मैं घर में आने की इजाज़त नहीं दूंगी। ये लौंडी बनकर रहेगी। इसकी हैसियत किसी मुलाजिमा से कम न होगी। ले जाओ इसे और काम सिखाओ, इसकी तरबियत शुरू करो। बीजा ने कर्ब से हुक्म देते हुए अस्वा पर जुल्मो सितम ढाने का हुक्म दे दिया। मुलाजिमा ने उसके हाथ से कपड़े की गुड़िया लेकर दूर फेंक दी और फर्श पर बहुत सारा पानी बहाकर उसके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया। मुझे फर्श धोना नहीं आता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और वो अंकल कहाँ चले गए? उसने अर्द गिर्द रोती हुई नज़र घुमाई और खौफजदा सी होकर पीछे हटने लगी। मुलाजिमा ने उसे धक्का दिया। वो फिसल कर गिर पड़ी। उसके सर पर घूंघट सा बन गया और वहीं बैठकर रोने लगी। तभी मुलाजिमा ने उसे झाड़ों से ज़मीन रगड़कर फर्श धोना सिखाया। वो छोटी बच्ची दोपहर के 3 बजे से शाम के 5 बजे तक यही सब करती थी। उसके पूरे कपड़े भीग गए थे। मौसम सरमा की सर्द शाम से उसका पूरा वजूद कपकपा रहा था। तभी हवेली के पोर्च में गाड़ी रुकी और गाड़ी से निकलते हुए जावियार शाह ने ये दर्दनाक मंजर देखा। वो बुरी तरह भीगकर एक तरफ खड़ी कपकपा रही थी। क्या हुआ तुम्हें? वो दौड़कर उसके पास आया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर वो अपना जब्त खो बैठा था। उसने फौरन से उसका हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अंदर ले गया। ये क्या हाल किया आपने इस बच्ची का? बीजा ने मुस्कुराकर उसे देखा। बच्ची नहीं, तुम्हारी बीवी है और अब इसकी यही सजा होगी। ये हवेली के कामों के लिए लाई गई है। जाविया नवाज ने अफसोस से अपना सर झटका। मुझे अफसोस होता है कि मैं इस खानदान में पैदा हुआ जहाँ के तमाम लोग फिरौन बने घूमते। 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा सलूक कौन करता है? वो चिल्लाया था। आवाज़ गम की शिद्दत से फट रही थी। खबरदार, ये इसी सलूक की हकदार है। इसके खानदान ने मेरे बेटे को मार दिया और मैं कुछ भी न कहूँ? मैं इतनी नरमदिल नहीं हो सकती। बीजान ने उसे डांटा तो उसने एक नज़र बीजान को देखा और फिर अस्वा का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आया था। उसने फौरन से मुलाजमा को कहकर उसे वॉशरूम में भेजकर नहाने का हुक्म दिया। ड्राइवर से उसने अर्जेंट कपड़े मंगवाए थे जो उसके साइज़ के थे। वो नहाकर बाहर निकली तो जिस्म के गिर्द तौलिया लपटा हुआ था। वो मासूम सी गुड़िया उस वक्त जावियार नवाज की तवज्जो का मरकज़ थी। इधर आओ गुड़िया, ये कपड़े पहन लो। ये कहकर वो बाहर निकल गया और वापस आया तो कपड़े पहनकर अपने गीले बालों के साथ उसे देख रही थी। इधर आओ, मैं तुम्हारे बाल बना देता हूँ। उसने तौलिए से उसके बाल शुष्क किए। उसके बालों में कंघी फेरने लगा। 1-2 बार तो वो रो पड़ी। बाल खींचने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें ठंड लग रही है? जाविया नवाज ने उसे गौर से देखकर पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया था। और भूख भी? अगला जुमला उसे साकत कर गया। उसे मालूम ही नहीं हो सका कि हवेली वालों ने उसे भूखा रखा होगा। 1 मिनट,
तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। जाविया नवाज ने कमरे से बाहर निकलकर अपने आंसू छुपाए और फिर मुलाजमा के पास जाकर खाने के बारे में दरियाफ्त किया। सर, वो तो ख़त्म हो गया, अब रात के लिए बनेगा। उसे अभी थोड़ी देर है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी के अभी फ्रेंच फ्राइज, सैंडविच और जो चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं वो बनाकर आधे घंटे में कमरे में ले जाओ। हुक्म देकर वो वापस कमरे में आया तो वो कंबल ओढ़े गीले बालों के साथ बेड पर लेटते ही सो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर एक नज़र उससे देखा। उसकी मासूमियत ने उसके दिल पर असर किया और फिर अगले 2 दिन तक वो उसे गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाता रहा। हक नवाज साहब और बीजान ने बहुत मुखालिफत की थी, लेकिन उसने किसी की कोई बात न मानी। इतना कहा था कि जब निकाह मुझसे पूछे बगैर मेरी मर्जी के खिलाफ किया है तो अब मैं जो चाहे करूं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। उसके इस जवाब ने सबको खामोश करवा दिया। और फिर वो वक्त भी आया जब उसने अपने सूटकेस के साथ एक छोटा सूटकेस तैयार किया था और उसमें अपने खरीदे गए तमाम कपड़ों को डालकर उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया था। वो उसे अपने साथ पढ़ाई के लिए बाहर ले जा रहा था, क्योंकि उसने जान लिया था यहाँ उसकी बीवी की ना इज्जत महफूज है और ना वो खुद। हवेली वालों के जुल्म सितम देखकर उसने ये फैसला कर लिया था कि वो उसे अपने साथ बैरूने मुल्क रखेगा और उसकी हिफाजत करेगा। न जाने अस्वा की आंखों में ऐसी क्या मासूमियत थी कि वो उस पर दिल हार बैठा था और उसने फैसला कर लिया था कि चाहे वो आगे साथ रहे या ना रहे, लेकिन जब तक वो उसके निकाह में थी उसका ख्याल रखना उसका फर्ज था। जहाज जब उड़ान भरने लगा तो वो उसके सीने से जा लगे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे छुपा लें प्लीज। वो रो पड़ी थी। जाविया नवाज ने उसका सर सहलाया, जो उसे जूस दिया, इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा। हम नए घर जा रहे हैं, नया मुल्क, समझती तो हो ना। ये सब वो मोहब्बत से उसे पुचकारने लगा और फिर बिलाखिर तवील फ्लाइट के बाद वो लंदन पहुंच चुका था। लंदन की सर्द शाम में उसके खून को जमा देने के लिए काफ़ी थी। वो उसे लेकर अपने बाबा के दोस्त के फ्लैट में आया, जो उन्होंने उसे पढ़ाई के लिए रुकने की गर्ज से कुछ सालों के इस्तेमाल के लिए दे दिया था। वहाँ ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। वाह, कितना अच्छा है ना। यहाँ सर्दी कितनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा स्वेटर पहनने पड़ते हैं। हीटर ऑन करते उसे गर्मी महसूस होने लगी तो एक एक स्वेटर को उतारते हुए उसने जाविया नवाज की तरफ देखकर कहा, मेरे बाबा कब आएंगे? वो सवाल जिससे वो कई दिनों से बच रहा था उसकी ज़बान पर आ ही गया था। तुम्हारे बाबा? वो रुका। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उन्हें ज़रूरी काम है, फिर वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए अस्वा को यकीन दिलाया था। ओके। वो बस इतना कहकर खिलौने से खेलने में मग्न हो गई। वैसे तुम स्कूल जाती थी? अस्वा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, शहर के एक स्कूल में जाती थी। बाबा ने मुझे वहाँ दाखिल करवाया था। मेरे इम्तहान भी होने वाले थे। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिपटिपाते हुए मासूमियत से उसे बताने लगी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ तुम्हें नए स्कूल में दाखिला दिला दूंगा। ठीक है, चलो अब आराम करो, रात काफ़ी हो चुकी है। सुबह तुम्हारे नए स्कूल की तलाश भी करनी है। मासूमियत से उसका चेहरा थपथपाते हुए उसने कहा। तो वो वहीं बेड पर लेट गई थी और जब वो सोफे पर जाने लगा तो उसने उसे पुकारा था। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज़ लाइट जला दीजिए और आप वहाँ ना सोइए, यहाँ सो जाइए। बाबा हमेशा मेरे साथ सोते थे, मुझे अपने कंधे पर सुलाते थे। और मामा, मैं मामा से तो अलग रह ही नहीं सकती थी। पता नहीं क्यों नहीं हुए आए लोग अब तक। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। जाविया नवाज का दिल एकदम से लरद सा उठा। उसने आगे बढ़कर उसके आंसू साफ किए। आपको पता है, मेरी मामा मुझे लोरी भी सुनाती थी। ये सुनकर जाविया नवाज हंस पड़ा। अच्छा, पर मुझे तो कोई लोरी नहीं आती। उसने मासूमियत से कंधे झुकाए। कोई बात नहीं, आप खाली मेरे सर को अल्लाह अल्लाह कहकर थपथपाएं, मैं खुद ही नींद आ जाएगी। वो 6 साल की बच्ची उसे जिंदगी के कैसे सबक सिखा रही थी, वो उसे देखकर रह गया। थोड़ी देर में उसने एक से एक नज़्म लोरी की सूरत में सुला दिया और फिर उठकर खामोशी से सोफे पर लेट गया था। जिंदगी ने एक ऐसी आजमाइश उसके लिए लिखी थी। अल्लाह ताला ने एक ऐसी लड़की की जिम्मेदारी लिख दी जिसे उन दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ मालूम न था। अगली सुबह वो उसे मोहब्बत से उठाने लगा। प्रिंसेस, उठ जाओ, तुम्हारे स्कूल के एडमिशन के लिए जाना है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में डोनट्स बनाए हैं। वो जो सुबह जल्दी से उठकर उसके लिए करीब ही बेकरी से डोनट ले आया था, उसे खुश करने के लिए कहने लगा। वो एकदम से आंखें खोलकर खड़ी हो गई। डोनट्स मुझे बहुत पसंद है, अम्मी कभी कभी बनाया करती थी। उसकी हर बात में अपने माँ बाप का जिक्र होता। ओके माई प्रिंसेस, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो नरमी से कहकर कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो बैग लटकाकर बाहर निकली। किसी रुई की गुड़िया की तरह लग रही थी। गाल एकदम से लाल अनारी हो रहे थे। बहुत सर्दी है। वो अपने हाथों को मसल कर कहने लगी तो जाविया नवाज हंस पड़ा। वो उसे लेकर पैदल ही करीबी स्कूल की तरफ निकल गया। उसने सारी मालूमात करवा ली थी।
उसे पढ़ाना चाहता था। उसकी आंखों में एक ख्वाब थे जिन्हें वो पूरा करना चाहता था और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए वो उसे लेकर स्कूल में आया तो उसका एडमिशन हो गया। और जब वो उसे छोड़कर जाने लगा तो अजनबी गोरों कालों के दरमियान वो बेतहाशा रो पड़ी थी। आप ना जाएं प्लीज। उसके बाजू पर अपना सर रखे रोते हुए उसे रुकने की फरमाइश कर रही थी। मैं आ जाऊंगा जल्दी, ठीक है, बस 2 घंटे की तो बात है। बिल आखिर उसे जैसे तैसे समझाकर वो क्लास से बाहर निकला तो वो गेट के पास खड़ी होकर उसे काफी देर तक देखती रही। जाविया शाह को एकदम से अजीब सा महसूस हुआ। घर आते साथ ही वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल पड़ा था और फिर यूनिवर्सिटी से आधे घंटे की ब्रेक लेने के बाद वो उसे लेकर फ्लैट में छोड़ आया। देखो, कोई भी आए दरवाजा नहीं खोलना, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, किसी को जवाब ही न देना। खाना मैंने बनाकर रखा हुआ है फ्रीजर में, अवन में गर्म कर लेना। मैंने तुम्हें कल रात को सिखाया था ना अवन कैसे चलाते हैं। उसने सहा में सर हिलाया। उसे सुकून पहुंचा दिया था। यूनिवर्सिटी में भी सारा दिन उसे इसी का ख्याल आता रहा। घर आते ही उसने उसे आवाजें दी थीं। वो किचन में नजर आई। रोटियां बनाने के चक्कर में उसने पूरे किचन में बिखेड़ा फैला दिया था। मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब नहीं करना, तुम जल भी सकती थी। ये देखो, ये क्या हाल किया किचन का। वो अपना सर पीट कर रह गया था तो वो भागकर कमरे में जाकर बेड पर बैठकर रोने लगी। अब रोने से क्या होगा, बात मानती हो नहीं और फिर डांटता हूं तो रोने बैठ जाती हो। वो गुस्से में गहता बेगहरी सांस भरकर किचन समेटने लगा तो वो भी उसकी मदद कराने लगी। ऐसे उल्टे काम ना किया करो, फिर डांट पड़े। किचन समेटने के बाद वो मुंह फुलाकर पलंग पर बैठी थी। तब जाविया नवाज ने उसकी छोटी सी नाक दबाकर उसे कहा था, आप बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। ये सुनकर वो हंस पड़ा और जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। उसे स्कूल के काफी महीने हो चुके थे और जितने महीने उन्होंने साथ गुजारे थे उनमें एक रात भी जाविया नवाज ने उसे बीवी के रूप में नहीं देखा था, ना उसे देखना चाहता था। वो छोटी थी, बहुत छोटी थी, और वो उसे कैसे बीवी मान लेता। बस एक शरई रिश्ता था जिसका वो तकाजा निभा रहा था। दिन गुजरने लगे, वो अब बड़ी हो रही थी। उसमें होने वाली जिस्मानी तब्दीलियां जाविया नवाज की तवज्जो का मरकज थीं। उसने नेट पर उसकी जिस्मानी तब्दीलियों के बारे में मसमूम पढ़ रखा था। और फिर एक दिन वो स्कूल ना जाने के लिए बहुत जिद करती हुई पाई गई। क्या हो गया तुम्हें? इतनी अच्छी बच्ची थी और अब तुम इतना चिड़चिड़ापन कर रही हो। उसने 10वें साल में कदम रखा था और इन पूरे 3 सालों में जावियार उसके करीब तक न गया। वो खुद अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद जॉब कर रहा था। हवेली पलट कर नहीं गया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, मुझे बस यहीं रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। वो घुटनों में सर्दिये बिलक बिलक कर रोने लगी तो जावियार ने उसके बालों को सहलाया। इट्स ओके, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है? उसने हर सवाल का जवाब नफी में दिया तो जावियार की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। तो फिर हुआ क्या है? एकदम से कंबल उठाकर मुंह बनाकर वहां से उठी। वहां पर लगे दाग को देखकर जावियार को समझ आ गया था कि उसे क्या हुआ है। उसकी जिस्मानी तब्दीलियां बोल रही थीं। वो बालिग हो चुकी थी। जावियार ने गहरा सांस भरा और फिर उसे अपने पास बुलाया। उसे अपने हाइजीन मेंटेन करने का तरीका सिखाया था। ये तुम्हारे लिए जरूरी है और डरना नहीं है। शायद ये हर औरत की जिंदगी में फर्ज है। वो मुस्कुराया तो वो भी मुस्कुराती थी। जावियार ने उसे बहुत सी चॉकलेट्स दी थी जिसे पाकर वो बहुत खुश हो गई थी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसके पास बैठकर एक के बाद एक चॉकलेट खोलकर न सिर्फ खुद खा रही थी बल्कि उसे भी खिला रही थी। खुश हो तुम? इस एक सवाल ने जावियार नवाज के दिल को अपनी अहमियत बता दी थी। मैं बहुत खुश हूँ, पता है आप मेरे बेस्ट ब्रदर हैं। स्कूल में सब मुझसे पूछते हैं कि ये कौन है। मैंने उन्हें कह दिया कि मेरे ब्रदर हैं। सब रश करते हैं, आप मुझे रोज छोड़ने जाते हैं, मुझे नए नए कपड़े दिलाते हैं और स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ मेरे पास होती है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि ये सब मेरे भाई की वजह से है। तो आप अब मेरे भाई हैं ना? पर पता नहीं पापा ने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया। वो बेरब्त से जुमले कहने लगी तो जाविया नवाज अपनी जगह ठहर सा गया था। उन दोनों के दरमियान 3 साल से दोस्ती थी। वो दोस्त बनकर रह रहे थे। जावियार ने किसी छोटी बच्ची की तरह उसका ख्याल रखा था और अब जब असल रिश्ता पूछने का वक्त आया तो जावियार अपनी जगह ठहर सा गया था। उसे क्या जवाब दे? क्या उसे ये कहे कि वो उसकी बीवी है जो वनी होकर उसके हिस्से में आई थी और उसके बाप और भाई ने अपनी जान बचाने के लिए उसे वनी कर दिया? या फिर ये कहे कि उसकी किस्मत खराब थी? वो उलझ कर रह गया। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बताएं ना, मैं उन्हें क्या कहूँ? मैंने उन्हें भाई तो कह दिया लेकिन मुझे नहीं लगता आप मेरे भाई हैं। आप मेरे क्या हैं? आप बता क्यों नहीं रहे? उसने जावियार का हाथ अपने हाथ में थाम रखा था। उसे रूहान से लहजे में पूछ रही थी। मैं बताऊं कौन हूँ? वो एकदम से होश में आया और उसके बालों को सहलाकर मोहब्बत से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा। मैं तुम्हारा सुपर हीरो हूँ और सुपर हीरो सब कुछ कर सकता है। अपनी छोटी प्रिंसेस के लिए वो सारी खुशियाँ खरीद सकता है, उसका ख्याल रख सकता है, उसे अपनी जिंदगी में जगह दे सकता है। समझ आ रहा है तुम्हें? असवा ने खुश होकर तालियां बजाई।
बहुत अच्छे, अब बहुत अच्छे हैं मेरे सुपर हीरो। उसने बाकी बचाने वाली चॉकलेट्स को दराज में डाला और लॉक लगा दिया था। इसे खाइएगा नहीं, मैं कल खाऊंगी, अभी दिल भर गया। जावियार हंस पड़ा था। वो कितनी मासूम, कितनी साफ शफाफ थी, वो उसे आज अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था। 2 दिन बाद उसका रिजल्ट था और फिर उसका रिजल्ट बेहतरीन था, क्योंकि उसे जावियार नवाज ने दिन रात में फर्क किए बगैर पढ़ाया था। कभी वो नींद के झोंके से बेजार हो जाती तो कभी वो थक जाती, लेकिन जावियार शाह डंडे के जोर पर उसे पढ़ा कर टॉप करवाया था। इस रोज उसका रिजल्ट वसूल करते उसकी आंखों में बेपनाह आंसू थे। एक ख्वाब था जो पूरा हुआ था। उसके स्कूल का इख्तिताम हो रहा था। वो बहुत खुश थी। जावियार ने पहली बार उसे ट्रीट दी और उसे लेकर एक बेहतरीन रेस्तरां आया था। वो उसे बिठाकर ऑर्डर देने गया, तभी एक गोरे लड़के ने आकर उसकी उठती जवानी को देखकर बेपनाह आवाजें कसी थीं। वो घबराकर रोने लगी और उसे पुकारने लगी, सुपर हीरो, सुपर हीरो। ये सुनकर वहां तमाम लोग हंसने लगे। तभी जावियार नवाज वहां आकर उसे रोते देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया था। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? उसके आंसू साफ करते हुए उसने अस्वा की उंगली के इशारे की सिमत में देखा तो वहां वो गोरा खड़ा उसे बेपनाह गंदे इशारे कर रहा था। तेरी तो, मैं जाबे नवाज का गुस्सा आसमान पर सिर चढ़कर बोलने लगा। हवेली वालों का खून जोश मारने लगा और उसने आगे बढ़कर उस गोरे को पीट डाला था। वहां मौजूद लोगों ने बर वक्त मुदाखिलत की थी और अस्वा ने तो रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। जावेद शाह के जख्मों को देखकर वो बहुत खौफजदा हो गई थी। वो 15वें बरस में कदम रख चुकी थी और उसने आज से पहले जावियार नवाज को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। वो खाना खाए बगैर घर वापस आ गए। जावियार के हाथों और सर से खून उसे बेचैन कर गया था। वो फौरन फर्स्ट एड किट लेकर उसके सामने बैठी, उसके जख्मों को साफ कर रही थी। बस रोना बंद करो यार, मर थोड़ी गया हूँ। जावियार को तकलीफ हुई उसे रोते देखकर। ये सुनकर उसने बेइख्तियार उसके होठों पर हाथ रखा। सुपर हीरो, तुम तो ऐसे ना बोलो ना, तुम ऐसे कहोगे तो मैं मर जाऊंगी। जावियार नवाज ने ठिठक कर उसे देखा और मुस्कुराया। और तुम क्यों मरोगी? वो दिलचस्पी से सीने पर बाजू लपेटकर उसे देखने लगा। क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा कोई भी नहीं है। तुम नहीं तो जिंदगी नहीं। जावियार नवाज को अंदाजा हो रहा था कि वो अब बड़ी हो रही है, साथ ही जज्बाती भी। ये लो, दूध पी लो। उसके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। हल्दी वाला दूध? ये तुम्हें कहाँ से याद आ गया? वो वहीं बैठकर उसे गौर से देखने लगी। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैं जब कभी गिर जाती थी तो अम्मी मुझे ये रंगीन दूध देती थी कि तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने आज तुम्हें दे दिया। वो मुस्कुराई तो जावियार नवाज भी मुस्कुराया था। और आइंदा कभी मेरे लिए किसी से ऐसे मत लड़ना। क्यों न लड़ूं? आखिर को तुम मेरी। सच उसके मुंह से निकलने वाला था, लेकिन वो बेसाख्ता रुक सा गया। आखिर तुम मेरी प्रिंसेस हो और मेरी प्रिंसेस को कोई नुकसान पहुंचाए ये मुझे बिल्कुल भी कबूल नहीं है। रवानी में अपनी बात कहते ही वो भी हैरान रह गया और तब उस पर इंकशाफ हुआ कि उसके साथ इतने साल बच्चों की तरह गुजारते हुए उसके शदीद किस्म के इश्क में मुब्तला हो गया था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो मौसम काफी अब्रुलूद था। वो आंखें मसलकर किचन में आया तो वो उसे दिखाई नहीं दी। वो अब इस काबिल हो गई थी कि उन दोनों का नाश्ता बना लिया करती थी। उसे ढूंढते हुए वो बालकनी में आया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर गोल गोल घूमकर बारिश का मजा ले रही थी। ये देखकर उसने अपना सर पीट लिया और फौरन से नीचे उतरकर उसका हाथ पकड़ा था। इस वक्त एक गर्म लम्स ने उसके अंदर एक नई रूह फूंकती दी। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? चलो आओ, अंदर आओ, भीग जाओगी तुम। वो उसे लेकर अंदर आया। देखो, मैंने कहा था ना, तुम बीमार पड़ जाओगी, अपना ख्याल नहीं रखती तुम। कपड़े चेंज करो। उसके भीगे सरापे से बामुश्किल नजरें हटाते हुए उसने कहा और रुख फेर लिया। वो कपड़े बदलकर बाहर निकली, लेकिन तब तक काम तमाम हो चुका था। छीकों पर छीके मारकर वो बेहाल हो गई। तुम्हें मना भी किया था ना कि ये सब कुछ मत किया करो, इसके बावजूद भी तुम। उसे डांटने लगा तो वो मुस्कुरा रही थी। बहुत ढीठ हो गई हो तुम। हाँ, उसने मुस्कुराते उसके गाल थपथपाए और फिर उसे हाथ में दवाई पकड़ाई थी। अब इसे खाओ, वरना कल कॉलेज एडमिशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत ज़हीन थी, इसलिए जल्दी जल्दी तालीम के मनाजिल तय करने के बाद अब कॉलेज में दाखिले की बारी आई। वो पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे थे और इस दौरान उसे एक बार भी जावियार नवाज ने छूने की कोशिश तक न की। लेकिन अब उसका दिल जैसे मचलने सा लगा। उसकी खूबसूरत जवानी उसे पिघलाने लगी, लेकिन इससे पहले उसे एतमाद में लेना था। उसकी बीवी थी, उसका उसके साथ शरई रिश्ता था, लेकिन उसने ज़हनी तौर पर अस्वा को पहले तैयार करना था ताकि उसे ये सब कुछ अजीब ना लगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अस्वा का सर दुखने लगा, तभी जावियार का फ़ोन बजने लगा।
जावियार, जावियार उसने बहुत बार उसे आवाज दी, लेकिन शायद वो किचन में बेपनाह मशगूल था। उसने दुखते सर के साथ कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई खातून थी। कौन हो तुम? वही हो ना असवा, शेर खान की बेटी? जावियार ने तुम्हें अपने साथ रखा हुआ है। इसे शर्म नहीं आती? वन्नी में आई लड़की को अपने साथ घुमा रहा है। तुम्हारी हैसियत तो किसी मुलाजिमा से भी कम है। जाविया को फोन दो। मैं उसे कहूंगी कि वो वापस आए और मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। अपनी बीजान से इतना नाराज ना रहे। फोन दो इसको। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी तो असवा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेके मसल दिया था। जावियार, सुपर हीरो, वो हकलाने लगी। अल्फाज बामुश्किल उसके लबों से अदा हो रहे थे। जावियार उसे यूं ऊंचा ऊंचा रोते देखकर दौड़कर उसके पास आया और उसके हाथ से फोन लेकर उसने कान से लगाया। बीजान, आपने असवा से क्या कहा है? वो बहुत रो रही थी। तभी बीजान ने उसकी जात पर धमाका किया। मैंने उससे कहा है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। जावियार के हाथ से फोन छोड़कर गिर गया। कमरे में सूप के जलने की खुशबू फैल गई। वो मरे मरे कदमों से किचन में गया और चूल्हा बंद किया। जो बात वो उसे खुद बताना चाहता था वो बीजान ने उसे इस कदर बुरे लफ्जों में बताई थी कि शायद बस वह कभी उसके ऊपर अपने रिश्ते पर भरोसा ही न कर सके। बीजान क्या कह रही हैं? पहली बार उसने उससे बदतमीजी की थी। कुछ भी तो नहीं, तुम छोड़ो ना। दवाई खाई तुमने? जावियार ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बामुश्किल उससे पूछा। तो असवा ने उसका ग्रेबान अपने हाथों में जकड़ लिया। बताते क्यों नहीं हैं? आप कौन हैं? मैं यहाँ क्या करे हैं? और आप मुझे बाबा के पास क्यों नहीं ले जाते? क्या रिश्ता है हम दोनों के दरमियान? वो जोर जोर से चिल्लाते उससे पूछने लगी तो जावियार ने एक नज़र से देखा था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था असवा। असवा ने फौरन से उसकी बात काटी। क्या बताने वाले थे और क्या बताएंगे आप मुझे? कौन है आप? मैंने बारहा अपने और आपके रिश्ते के बारे में पूछा, लेकिन कभी आप सुपर हीरो तो कभी बिग हीरो कहकर मुझे कभी इस बात की तसल्ली बख्श जवाब ना दिया। आप बताते क्यों नहीं हैं कि आप कौन हैं मेरे? वो जोर जोर से चिल्लाते हुए उंगली उठाकर उससे सवाल करने लगी। जावियार की बर्दाश्त की हद जवाब दे गई थी। उसने ड्रेसिंग टेबल पर हाथ मारकर सामान नीचे गिराया। कमरा शोर से गूंज उठा। वो अचानक चुप होकर उसकी आंखों में तैरती सुर्खी को देखकर पीछे की तरफ हटी। वो उसके करीब आया तो वो खौफ के मारे दीवार से जा लगी। कौन हूं मैं? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? कौन हूँ? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, समझी तुम? क्या? असवा की आंखें हैरत से फैल गईं। ये बिल्कुल सच है। 6 साल की थी तुम जब तुम्हारे भाई ने कत्ल किया मेरे भाई का। उसके बदले में तुम्हें वनी कर दिया गया था ताकि तुम्हारे बाप भाई का खून न हो सके। हवेली वालों ने तुम पर जुल्म ढाने की कोशिश की तो मैंने तुम पर रहम खाकर तुम्हें तुम्हारा हक दिलाने के लिए, तुम्हें इन रवायत से दूर ले जाने के लिए अपने वसाइल को इस्तेमाल किया और तुम्हें यहाँ ले आया। यहाँ स्कूल में पढ़ाया लिखाया, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखा, बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे का रखती है, बिल्कुल वैसे। उसकी आंखों में बेपनाह आंसू तैरने लगे। तुम्हारी बीमारी मेरे लिए सुहाने रूह हो जाती है, तुम्हारा उदास रहना मेरे लिए सुहाने रूह हो जाता है। मैंने हर मौके पर तुम्हारा ख्याल रखा कि तुम्हारी हंसी होठों से जुदा न हो, कोई गम कभी तुम्हारे पास ना आए। मैंने तुम्हें बिल्कुल शीशे की तरह संभाल कर रखा है। मुझे मालूम था कि तुम अगर गिराओगी तो टूट जाओगी। मैंने हर वक्त तुम्हें टूटने से बचाया और अपनी ख्वाहिशात पर बंद बांधा। 6 साल की थी तुम, मैं कैसे तुमसे रिश्ता कायम कर सकता था? मैं 20 साल का भरपूर नौजवान था, कैसे तुमसे दूर रहता? लेकिन मैंने ये सब कुछ किया तुम्हारी खातिर। असवा की हिचकियां बुलंद हो रही थीं। वो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और आज उस पर इंकशाफ हुआ कि उसका सुपर हीरो जिसे वो बचपन से देखती आई है कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर था। अगर तुम्हें ये रिश्ता नहीं पसंद और अब तुम्हें लगता है कि तुम किसी और के साथ ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारना चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक। वो एक झटके से सीधी हुई और फौरन से दौड़कर उसके करीब आकर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा को माने जाफर, ऐसा ना करें। वो वहीं ज़मीन पर बैठकर बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है। सुपर हीरो के रूप में आप मेरे मसीहा हैं। आपने मुझे इस रस्म से बचाया, मुझे बांधी बनने से बचाया, मुझे शौक़ दिया, तालीम दी, मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल किसी माँ की तरह से। इतनी एहसान फरामोश नहीं मैं। पहले दिन से आपसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन इस मोहब्बत को मैंने अपने दिल में छुपाए रखा, कहीं आपको बुरा न लग जाए, आप गलत न समझें, आप मुझसे दूर न चले जाएं। लेकिन आपने मुझसे सच छुपाया क्यों? वो रोते हुए बोली। जावियार भी उसके साथ ज़मीन पर बैठ गया और अब उसका हाथ थामे उससे नरमी से पूछ रही थी। दोनों की आंखें बरस रही थीं।
کیونکہ یہ رشتہ ہم دونوں کے درمیان واضح کر کے تمہیں اور مجھے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ کئی بار میرا دل دھڑکا، کئی بار میرا دل چاہا کہ میں تم سے اپنا حق وصول کروں، لیکن نہیں، میں نے خود پر بند باندھا۔ کیا میں نے کچھ غلط کیا تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر کے؟ میں نے گناہ کر دیا کیا؟ وہ بے بسی سے پوچھنے لگا۔ وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے جا لگی۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ آپ میرے سپر ہیرو ہیں، آپ میرے سب کچھ ہیں، آپ میرے شوہر ہیں۔ اور آخری بات پر اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ جاویہ روتے روتے ہنس پڑا۔ شکر ہے بچوں کی طرح پالنے کے بعد تم نے مجھے پاپا بنانے کی بجائے شوہر تو مانا، وہ شوخی سے بولا۔ یہ سن کر اسوا کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ جاویار نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑس کر اسے خود سے قریب کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، وہ شدت سے بولا، لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ اس نے سر جھکا دیا۔ اور میں آپ کی ساری زندگی احسان مند رہوں گی۔ آپ نے اپنے گاؤں کی فرسودہ روایت کو میری زندگی سے دور نکال پھینکا اور مجھے نئی زندگی دی۔ میں اگر ساری زندگی بھی آپ کے پاؤں دھو کر بھی پیوں تو میں کبھی آپ کی برابری نہیں کر سکتی، میں کبھی آپ کا احسان نہیں اتار سکتی۔ وہ رو رہی تھی، ہنس رہی تھی اور جاویار کے دل میں اتر رہی تھی۔ جاویار نے اسے خود میں سمیٹ لیا، اس کے دونوں گالوں کو چوم کر اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے بہت چاہتا ہے، محبت کرتے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم حویلی جائیں گے، ہم اپنا رشتہ ان کے آگے منوائیں گے اور دیکھنا وہ تمہیں اپنی بہو قبول کر لیں گے۔ جاویار نے محبت سے اسوا کا سر اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ اس کے بعد سے اسوا بھی خوش ہو گئی تھی اور پھر ایک پورے ہفتے بعد وہ پاکستان لوٹ آئے تھے۔ حویلی آنے سے پہلے جاویار نے اپنی ماں کو فون کر کے کہا، میں اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہا ہوں، اگر آپ لوگ ہمارے رشتے کو قبول کریں گے تو۔ اگر آپ لوگوں کو ونی میں آئی لڑکی میری بیوی کے روپ میں قبول نہیں تو میں ساری عمر اس کے ساتھ یہیں گزار دوں گا، لیکن حویلی واپس نہیں آؤں گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ حویلی واپس آ جاتا ہوں۔ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اسے حویلی کی ملازمہ بننے دوں گا۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں نہ کل وہ قصوروار تھی، نہ آج اس کا کوئی قصور ہے، لہٰذا آپ لوگ چاہتے ہیں میں واپس آؤں تو آپ کو اسے میری بیوی کے روپ میں قبول کرنا ہوگا، ورنہ میں اس کے ساتھ ساری عمر یہیں گزاروں گا۔ جاویار نے ڈو ٹوک لہجے میں اپنی ماں سے کہا۔ اس کے لفظوں کی سختی سے بی جان سمجھ گئی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کر لے گا۔ بی جان بیٹے کی بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ انہوں نے کہا، میں سب کو منا لوں گی، بس میرے بیٹے تم واپس آ جاؤ۔ 10 سال ہو گئے ہیں تمہیں یہاں سے گئے ہوئے، تمہارا چہرہ دیکھنے کو میری بوڑھی آنکھیں ترس گئی ہیں۔ لوٹ آؤ اب ہمارے پاس، اب مزید تم سے دور نہیں رہ سکتی۔ نہ جانے کتنی زندگی ہے، میں تمہیں آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ہم اس لڑکی کو بہو کے روپ میں قبول کر لیں گے، بس تم واپس آ جاؤ۔ بی جان کے قرار کے بعد وہ خوشی خوشی اسوا کو لے کر پاکستان آ گیا تھا۔ جاویار اور اسوا کے واپس آنے کی خبر سن کر شیر خان بیتابی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے حق نواز سے معافی مانگ کر ان کے گھر پر موجود تھے۔ وہ دونوں جب اندر داخل ہوئے تو ان پر پھولوں کی برسات کی گئی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، ساری زندگی تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو نئی زندگی دی۔ شیر خان نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں خود گونگ ہو گیا تھا، وہ شرمندگی سے بولے۔ اسوا نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں کے اشارے کا مطلب سمجھ کر ان کے گلے سے لگ گئی تھی۔ حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ بی جان اور حق نواز صاحب نے بھی ان دونوں کو معاف کر دیا تھا، اور کیسے نہ معاف کرتے، ان دونوں نے اس رشتے کو آخری حد تک نبھایا تھا۔ حویلی میں خوشیوں کے شادیانے بج چکے تھے اور اب ان دونوں کا پورے ہوش و حواس میں نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا۔ وہ سرخ کامدار جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی اسوا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپایا تھا۔ جابیر اس کے قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کے چہرے سے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اسوا کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ سرخ کامدار جوڑے میں فل ہار شنگار کیے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جابیر تو اس کا حسن دیکھتا ہی رہ گیا۔ بہت انتظار کروایا ہے تم نے، اس نے اسوا کے دونوں ہاتھ تھام کر جذبات کی شدت سے کہا۔ تو اسوا نے آہستہ سے پلکیں جھکا کر اسے دیکھا، لیکن خاموش رہی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ جاویار نے اس کی خاموشی سے تنگ آ کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ تھی۔ کیا کہوں؟ اسوا نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ کہ تم خوش ہو نا، تمہیں میری عمر میں بڑے ہونے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اسوا، میں تم سے پورے 14 سال بڑا ہوں، اگر تمہیں میرا ساتھ قبول نہیں ہے تو ابھی بتا دو۔ جاویار نے دل میں پلتے خدشات کو زبان دی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اسوا کی طرف دیکھنے لگا۔
وہ اب کیا جواب دیتی؟ اسے یہ چیز پریشان کر رہی تھی، وہ عمر میں اسوا سے بڑا ہے، کہیں وہ اس بات پر اعتراض نہ کریں۔ سپر ہیرو، آپ غلط سوچ رہے ہیں، مجھے کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، مجھے پالا، اعتراض تو آپ کو ہونا چاہیے۔ اتنے سال آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی اور بچوں کی طرح آپ سے خدمت کروا رہی تھی، جبکہ بیویاں تو خود خدمت کرتی ہیں شوہروں کی۔ اس وقت ندامت سے بولی۔ جاویار اس کے جواب پر حیران ہوا۔ اوہو، تمہیں پتہ ہے بیویاں شوہروں کی خدمت کرتی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ جاویار، مجھے سب کچھ پتہ ہے، اب میں 6 سال کی چھوٹی بچی نہیں ہوں جسے کچھ پتہ نہیں ہوگا، اب میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسے ناگواری سے بولی۔ اوہو، تو کیا کیا پتہ ہے تمہیں؟ اس کی ٹھوڑی اوپر کر کے جاویار نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کے معنی خیز لہجے پر اس نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ جاویار نے مخملی ڈبیا سے نکال کر اسے کھولا جس میں سونے کے کنگن تھے۔ اس نے کنگن نکال کر اسوا کے دونوں ہاتھوں میں پہنائے، پھر اس کے ہاتھوں کو چوما تو اسوا شرم سے لال ہو کر ہلکے سے لرزنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے جاویار نواز کی کھلی باہیں دیکھ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ آئی لو یو جاویار، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے محبت سے کہا تو وہ سرشاری سے اس کا ماتھا چوم کر اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ زندگی اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن ہاں، جاویار نواز جیسا مرد ہو تو پھر زندگی دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے، جیسے اسوا کی بن گئی تھی۔ جاویار نے بہت محبت سے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا اور کہا تھا وہ پل پل اس کا خیال رکھے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ اگر وہ یہ سب نہ بھی کہتا تو بھی اسے اس وقت اس پر یقین تھا۔ وہ جانتی تھی جاویار سے بڑھ کر اس کا خیال رکھنے والا، اس سے محبت کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلے دن دونوں کا ولیمہ تھا، جس کا انتظام بہت شاندار کیا گیا تھا۔ سارے گاؤں والے حیران تھے، جرگے والے حیران تھے۔ پہلی بار کسی ونی کی شادی ہوئی تھی اور اس کا ولیمہ اتنی دھوم دھام سے منایا جا رہا تھا۔ سب گاؤں والوں نے اس کی قسمت پر رشک کیا تھا، جسے جاویار جیسا محبت اور احساس رکھنے والا مرد ملا، جس نے ونی کو پڑھ لکھ کر اس قابل بنایا۔ سارے گاؤں میں اس کی عزت کروائی اور آج ان دونوں کا ولیمہ تھا۔ سب گاؤں والے پہلی بار یہ رسم دیکھ رہے تھے، جبکہ ان سب سے انجان اسوا اور جاویار سٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس وقت گولڈن کلر کے لباس میں بھاری زیورات اور خوبصورت سے میک اپ کے ساتھ جاویار کو آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول کر بار بار اسوا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، جس بچی کی کل تک وہ پونی بناتا تھا، ناشتہ بنا کر دیتا تھا، اسکول چھوڑنے جاتا تھا، آج وہ اس کی بیوی بن چکی ہے۔ اس نے بہت محبت سے اسوا کی طرف دیکھا تو اسے ٹوک کر بولی، آپ سامنے بھی دیکھ لیں، سب لوگ آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو مجھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو بس اپنے خوبصورت سی بیوی کو دیکھنا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں کس کر کے گلے سے لگا لوں۔ جاویار شدت جذبات سے بولا۔ اسوا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خبردار، جو ایسا کیا تھا۔ اس فوراً گھبرا کر بولی، اب تم میری بیوی ہو، میں تمہیں قریب سے دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں ہم کمرے میں کب جائیں گے، ایک دفعہ تمہیں گلے تو لگا لوں، تمہاری تعریف تو کر لوں، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو جاویار۔ پاگل ہو گئے، سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، بلکہ بیجان تو غصے سے مجھے گھور رہی ہیں، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کی غلطی نظر نہیں آ رہی، وہ مجھے گھور رہی ہیں، جیسے یہ جرم بھی میرا ہو۔ چھوڑو بیجان کو، اس وقت تمہیں اپنے شوہر کی فکر ہونی چاہیے، تمہیں دوسروں کی پڑی ہے، اس وقت مجھے کیا چاہیے یہ سمجھو۔ تم ایسا کرو، سر پر ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا درد والا چہرہ بناؤ تاکہ میں سب سے کہوں کہ تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہارے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، پھر میں تمہیں روم میں لے جاؤں گا۔ وہ فوراً بہانہ سوچ کے بولا، کیا ہو گیا ساویار، پاگل ہو گئے، میرے سر میں کوئی درد نہیں ہو رہا، خبردار جو آپ نے کسی سے کچھ الٹا سیدھا کہا تو۔ اس وقت تم چھوٹی ٹھیک تھی، تب میری بات مانتی تھی، اب تو بات پر بات مجھے ہی سنانے لگ جاتی ہو۔ جاویار تھوڑا چڑ کے بولا تو اسوا ہنسنے لگی، اسے ہنستے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، سامنے دیکھ لیں، بس کھانا لگنے والا ہے، پھر اس کے بعد ولیمہ ختم ہو جائے گا اور میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، کہیں نہیں جا رہی میں آپ کو چھوڑ کے۔ اسوا نے اسے تسلی دیتے ہوئے ہنس کر کہا، میں تمہیں کہیں جانے بھی نہیں دوں گا، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں ایک دن کے لیے بھی خود سے دور کروں گا۔ جاویار نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، سب دیکھ رہے ہیں، میرے ہاتھ تو چھوڑیں۔ اسوا شرمندگی سے بولی، یار کیا ہو گیا ہے، ہاتھ ہی تو پکڑا ہے، اب اس پر بھی پابندی لگاؤ گی کیا؟ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جاویار نے اس کے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ لیا۔ سامنے بیٹھی بی جان اپنے بیٹے کی محبت دیکھ کر خود پر قابو کر رہی تھی۔ مجبوری اسوا کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن بیٹے کا دیوانہ پن دیکھ کر وہ کچھ زیادہ ہی جل رہی تھی۔
पर ये बात उन्हें समझ में आ गई थी, उन्हें असफा के साथ अच्छे से रहना है। अगर उन्होंने असफा के साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी की तो उनका बेटा फौरन ही उसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। लिहाजा उन्होंने बेदिली से असफा को बहू के रूप में कबूल कर लिया था। आखिर को वो उनके होने वाले पोता पोती की माँ थी, लिहाजा वो ये कड़वा घोंट पी गईं। जैसे तैसे वलीमा ख़त्म हुआ। जावियार उसका हाथ पकड़ के अंदर की तरफ बढ़ गया। वो भी शर्मिंदा सी जावियार के पीछे खिंचने लगी। जावियार का दीवानापन देखकर वो खुद पर फख्र कर रही थी कि खुदा ने उसे इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर दिया जिसके साथ उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी।